इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न पे। जब राम का धैर्य टूटता है तो समंदर भी कांप उठता है। सागर की गहराइयों में उसके सूख जाने का डर समा जाता है। तो जब राम के देश का धैर्य टूटा तो आतंक का समंदर कांप उठा। आतंकिस्तान का गला सूख आया और नए भारत ने आतंक की छाती पर चीर कर यह मोहर लगा दी कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नए भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आतंकिस्तान से हमारी निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। कोई साथ हो या ना हो, कोई हमें मदद दे या ना दे, हम अकेले इस समर में आतंक के खिलाफ खड़े हैं और पूरी दुनिया की ये लड़ाई लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक कि आतंक का रोम रोम राम राम ना कहे। 4 दिन तक चले इस रण में हमारा भीषण प्रण दुनिया ने देखा, लेकिन इस 4 दिन की अहम लड़ाई के कई महत्वपूर्ण टेकअवेज भी हैं। और आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर उन पॉइंट्स या उन टेकअवेज को हाईलाइट करूंगी। ये वो सबक है जो हमें भी याद रखना चाहिए और दुनिया को भी। सबसे पहली बात तो ये है कि आतंक के खिलाफ भारत ना रुकेगा ना झुकेगा। लेकिन इस लड़ाई में हमने दुनिया के 3 रूप देखे। लड़ाई आतंक से थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपना बना लिया और ऐसा करके पाकिस्तान ने दुनिया को यह फिर से बता दिया कि पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क है। आतंक के खिलाफ इस जंग में चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश खुलकर पाकिस्तान के साथ थे, जिससे यह साफ हो गया कि दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो आतंक परस्त मुल्क की सरपरस्ती कर रहा है। लेकिन तीसरा और सबसे खौफनाक चेहरा उन देशों का दिखा जो आतंक के खिलाफ खड़े होने में हिचकिचा रहे। भारत का साथ देने के लिए ना तो अमेरिका खुलकर सामने आया, ना ब्रिटेन, ना जर्मनी और ना ही इटली समेत यूरोप का कोई बड़ा देश। पहलगाम हमले के बाद हमने सांत्वना देने वालों की कोई कमी नहीं थी। कई देशों से फोन आए, कई देशों ने सांत्वना दी, लेकिन जब हमने आतंक के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तो कोई देश उसका भागीदार बनने को तैयार नहीं दिखा। बेशक दुनिया आज भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत की बात कर रही है, बेशक हारकर भी पाकिस्तान जीत का झूठा दावा कर रहा है, लेकिन हमने उन्हें कहां मारा है, कितना मारा है, यह हम भी जानते हैं और पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के सरपरस्त मुल्कों को भी पता है। और जहां तक बात सैन्य ताकत की है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, पाकिस्तान दोबारा मत उलझे, वरना दुनिया नक्शे में तुम्हें ढूंढती रह जाएगी। इसीलिए मैं इस बेकार के तर्क वितर्क में उलझे बगैर आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में 4 दिन के संघर्ष को जिस तरीके से दुनिया के पहलू के लिहाज से हम समझेंगे, वो पहलू मैं आज आपके सामने रखूंगी, जो रणनीतिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से जरूरी है। जहां तक बात पाकिस्तान की है तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बातों के साथ ही आपको छोड़ जाऊं, क्योंकि मेरे लिए यह आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमारे सिलेबस का बस उतना ही जरूरी चैप्टर है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
मैंने अपने शो की शुरुआत रामचरितमानस की पंक्तियों के साथ की। यही पंक्तियां सेना ने भी दोहराई थी जब 10 मई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और ये पंक्तियां बताती हैं कि राम सिर्फ भारत की आस्था भर नहीं है, राम हमारी चेतना भी हैं और हमारे संस्कार। तो राम के संस्कार की तरह ही मैं कहूंगी कि कोई प्यार से हमें झूठे बेर भी खिला दे तो हमें वो मीठे लगेंगे, लेकिन हमारे अनुनय विनय को अगर किसी ने हमारी कमजोरी समझा तो हमें समंदर की तरह उसे घुटने पर लाना भी आता है। तो ये बात सिर्फ इतनी ही। पर अब एक तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है जब दुनिया ने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का प्रण लिया और फिर जो हुआ वो इतिहास। लेकिन ये तस्वीर मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि भारत इस हमले के कई सालों पहले ही दुनिया को ये बता रहा था कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी दुनिया के लिए एक दिन नासूर होंगे। पर दुनिया ने हमारी नहीं सुनी और दुनिया को हमारी आवाज को अनसुना करने की कीमत को चुकाना पड़ा। अमेरिका पर आतंकी हमला, लंदन में आतंकी हमला, स्पेन में हमला, यहां तक कि पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की पर भी हमला। हमले होते रहे लगातार। पूरी दुनिया जब आतंक का दंश झेलने लगी तो उसे हमारी चेतावनी याद आई और दुनिया ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी। लेकिन लगता है जैसे वक्त के साथ साथ दुनिया उस सबक को भूल गई और इसीलिए आज मैंने आपके सामने ये तस्वीर रखी। ये तस्वीर दुनिया को फिर से याद दिलाने की कोशिश की। मैंने इन तस्वीरों के जरिए दुनिया को ये चेतावनी दी है कि अगर हमें नहीं सुनोगे तो कल को ये आतंकी तुम्हारी दहलीज पर भी दस्तक देंगे। कल फिर आएगा जब आतंक का नासूर दुनिया भर के आंसू निकालेगा। आज पहलगाम का दर्द अगर दुनिया ने नहीं समझा तो कल पाकिस्तान में छिपा एक और ओसामा पैदा होगा। कल सीरिया में दफन हो चुका एक और बगदादी आएगा और तब दुनिया को ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। बिना ट्रेड की बात किए टेरर को हिट करना होगा। जहां तक हमारी बात है तो हमारा स्टैंड तो क्लियर है कि आतंक के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पर इस लड़ाई ने हमें भी बड़ा सबक दिया है। लड़ाइयां सिर्फ मैदाने जंग में नहीं लड़ी जाती, ये लड़ाइयां डिप्लोमेसी की टेबल पर भी और ग्लोबल नैरेटिव के फ्रंट पर भी लड़ी जाती। और बेशक हमने मैदाने जंग में पाकिस्तान को पटकनी दे दी हो, लेकिन इस जंग ने बता दिया कि हमें हमारी डिप्लोमेसी पर रिविजिट करना ही होगा। क्यों करना होगा वो आप इन बातों से समझिए। इस लड़ाई में हमारे लिए जरूरी था कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका खुलकर हमारा साथ दे। हालांकि दोस्तों को दगा देने का अमेरिकी इतिहास हम जानते हैं, लेकिन लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी तो आतंकवाद खत्म करने के नाम पर दर्जनों लड़ाइयां लड़ चुके अमेरिका से हमारी उम्मीद बेवजह नहीं थी। पर अमेरिका ने क्या किया? खुद को भारत का सच्चा हितैषी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अधर्म और आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ कितने थे वो उनकी बातों से साफ हो जाता। लेकिन पहले उनके डिप्टी जेडी वेंस की बात सुन। ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद यानी 8 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मामले में अमेरिका दूरी बनाकर रखेगा और कूटनीतिक रास्ते अपनाएगा। आई कोट, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, लेकिन हम मूल रूप से युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे। ये हमारा काम नहीं है। आई अनकोट। तो जेडी वेंस साहब, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। ये कोई ट्रेड की या दो देशों की लड़ाई नहीं थी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की, पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ देते हुए लड़ाई शुरू की। तो शायद आप भूल गए कि आप आतंकवाद को और भारत को यानी पाकिस्तान को और भारत को एक साथ खड़ा नहीं कर सकते। वह साहब, आतंक के खिलाफ लड़ाई आपको भारत पाकिस्तान का संघर्ष लगा। मैं क्या कहूं? अब जरा आप इनको छोड़िए
और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात सुनिए, जिन्होंने अचानक 10 मई को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने दोनों देशों से कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसीलिए इस संघर्ष को बंद करें। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप, आप ये बताइए कि फिर क्यों अमेरिका ने अफगानिस्तान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की? चलिए, अब आप ये भी बता दीजिए कि ईरान से आपकी दुश्मनी क्या है, और क्या आप ये बता पाएंगे कि क्यों सीरिया को तहस नहस कर दिया गया है? ये सब भी तो आतंक के विरुद्ध ही था ना। तो आज ये लड़ाई भारत पाकिस्तान की हो गई और आप हमें ट्रेड की नसीहत दे रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस स्वयंभू शांति दूत बनने की कोशिश को भारत ने पटकनी दे दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि ये फिलहाल सीज फायर ही, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। और अब ट्रंप भी सीज फायर करवाने के अपने दावे से पीछे हट चुके हैं। पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे। तो ट्रंप साहब, मैं आपको बता दूं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में आप पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। अमेरिका ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थानें और तमाम पश्चिम देशों का रुख भी सवालों के घेरे में, जिन्हें आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के फ्रेम में देखने की आदत सी पड़ चुकी है। अगर दुनिया के नक्शे पर आतंक के खिलाफ इस जंग की तस्वीरें उकेरी जाएं, तो तस्वीर कुछ इस तरह होगी, ध्यान से समझिएगा, जिसमें पाकिस्तान आतंक के अड्डे की तरह दिखाई देगा, तो वहीं उसके साथ चीन, तुर्की और अजरबैजान खड़े नजर आएंगे। और दूसरी तरफ भारत है, जिसके साथ थोड़ा बहुत रूस और इजराइल नजर आएंगे। बाकी की पूरी दुनिया यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, मिडिल ईस्ट में ईरान, सऊदी अरब, कतर जैसे देश न्यूट्रल नजर आएंगे। तो मेरा सवाल यह है कि जब लड़ाई आतंक के खिलाफ हो तो कोई मौन कैसे रह सकता है? कोई खुद को न्यूट्रल बताकर खामोशी कैसे ओढ़ सकता है? क्यों आतंक के खिलाफ इस जंग को दुनिया ने भारत पाकिस्तान की नजर से देखा? क्यों नहीं मुस्लिम वर्ल्ड ने पाकिस्तान पर आतंक के अड्डे ध्वस्त करने का दबाव बनाया? क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ छिपे आतंकियों को खुद ही मौत की सजा देगा? इन सवालों का जवाब दुनिया को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाले हथियार बन चुके हैं। और अगर ये लड़ाई भारत हारा तो यकीन मानिए पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। तो इस सवाल का जवाब दुनिया को देना ही पड़ेगा कि क्यों आतंकियों ने नमाजे जनाजे में एक सर्टिफाइड आतंकी की अनदेखी कर दी। वो अब्दुल रऊफ, जिसे अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा है, उसे यहां देखकर भी दुनिया को यह लड़ाई आतंक के खिलाफ नहीं लगी, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लगी। और क्यों ये तस्वीरें देखने के बाद भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को फंड जारी कर दिया? भारत की स्ट्राइक आतंक के अड्डों पर थी और इस स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर ने खुद बयान जारी किया और बयान के साथ ये बताया कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। लेकिन जैश ए मोहम्मद के चीफ के इस कबूलनामे पर भी दुनिया के कान क्यों खड़े नहीं हुए? इन तस्वीरों से जाहिर हो गया कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है। ये बात आतंकी ही नहीं, पाकिस्तान की सेना भी खुद कबूल रही है। लेकिन अमेरिका को, उसकी पालतू संस्थानों को कुछ नहीं दिख रहा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि पाक आर्मी में जिहाद की भावना है और इसमें गहरा यकीन रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी की लड़ाई गैर मुस्लिम के खिलाफ है। वैसे एक दिलचस्प बात आपको शरीफ चौधरी के बारे में भी बताते हैं कि उनके पिता सुल्तान
बशीरुद्दीन महमूद भी एक कुख्यात आतंकी था, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। बशीरुद्दीन महमूद ने 1999 में एक इस्लामिक संगठन बनाया, जिसका नाम उम्मा तमीर नौ यानी UTN रखा गया। बशीरुद्दीन का ओसामा बिन लादेन से ही कनेक्शन सामने आया, लेकिन उनका बेटा आज पाकिस्तान की सेना में मेजर जनरल है और खुलेआम जिहाद की धमकी दे रहा है। और अमेरिका को या दुनिया के किसी अन्य देश को इससे ज्यादा और कौन से सबूत चाहिए थे? लेकिन हुआ क्या? आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच ही IMF ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का लोन दिया। कहा गया कि पाकिस्तान ने आर्थिक प्रबंधन को लेकर अच्छा काम किया। अब कोई मूर्ख भी बता सकता है कि पाकिस्तान इस फंड का क्या करेगा। जाहिर है इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही होना था। इधर पाकिस्तान को लोन मिला, उधर पाकिस्तान ने आतंकियों को पैसे बांटने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो मसूद अजहर को 18 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। फिर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हर आतंकी के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। IMF जानता था कि उसके पैसों का पाकिस्तान यही इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को पैसे मिले। और याद रखिएगा कि IMF में अमेरिका की वोटिंग पावर ही सबसे ज्यादा है। अमेरिका के पास IMF में 16.49% की वोटिंग शेयर है और भारत के पास महज 2.6% का। अब IMF के नियमों के मुताबिक कोई देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। या तो वो पक्ष में वोटिंग कर सकता है या फिर गैर हाजिर रह सकता है। यानी आप आसानी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को ये लोन क्यों और किसकी वजह से मिला। वैसे भी 1958 से लेकर अब तक पाकिस्तान को 25 बार IMF का बेल आउट पैकेज मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद, जबकि इस दौरान ना तो वहां कोई सुधार देखने को मिला और ना ही प्रशासन में बदलाव, हाँ वहां आतंकी ढांचे जरूर फलते फूलते रहे। अब सवाल यह है कि क्या आतंकवाद से ये लड़ाई अकेले भारत को ही लड़नी है? क्या आतंकवाद अमेरिका, चीन या फिर यूरोप के लिए खतरनाक नहीं है? क्या उनके नागरिकों ने आतंकी हमलों में अपनी जानें नहीं गंवाई हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल गंवाई है। तो फिर क्या दुनिया को एक और 9/11 का इंतजार है? क्या बीजिंग में धमाके के बाद चीन ये समझेगा कि आतंक से यारी कितनी भारी पड़ेगी? क्या अंकारा में आतंक की कोई हिमाकत अर्दोगन को यह बताएगी कि आतंकियों से ब्रदरहुड की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? जहां तक भारत का सवाल है, उसे किसी की जरूरत नहीं। हम 140 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के लिए बाजार भी हैं और भारत का गुमान भी। दुनिया हमसे चलती है, हम अमेरिका की इकोनॉमी चलाते हैं। चीन के लिए भी हम बाजार हैं और तुर्की भी हमारे बाजार की अनदेखी नहीं कर सकता। तो कोई हमें ट्रेड की धमकी तो ना ही दे, क्योंकि हम ट्रेड और टेरर में फर्क समझते हैं। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये मेरा यकीन भी है और मेरे देश का भी। यहां बेशक डिप्लोमेसी की टेबल पर हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि क्योंकि हम अकेले रह गए, क्या दुनिया में हमें सिर्फ बाजार की नजर से ही देख रही है? तो हम ढूंढेंगे अपने सच्चे दोस्त, जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हों, ना कि हमें ट्रेड की धमकी दें। तो इस लड़ाई में हमने अपना पाला चुन लिया है कि हम किधर हैं। बारी अब दुनिया की है, क्योंकि जब लड़ाई धर्म और अधर्म की हो, जब लड़ाई इंसानियत को बचाने की हो, तो कोई मौन कैसे रह सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। वो हमला करेंगे, आज पहलगाम तो कल शायद न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या फिर शायद लंदन। तो चुनना दुनिया को है, क्योंकि जब बात आतंक की हो तो देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड टेररिज्म।
देयर इज ओनली टेररिज्म हु ब्लीड्स होल ह्यूमैनिटी। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।